जय हिंद, वंदे मातरम। इंडियन एग्जाम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा बीपीएससी तैयारी 3.0 का सामान्य अध्ययन का पढ़ेंगे। अध्यायवार सॉल्व पेपर हल करेंगे और ये यूथ कंपटीशन की बुक का प्रैक्टिस सेट है बिहार शिक्षक भर्ती का बीपीएससी तैयारी 3.0 का। इसमें क्लास कक्षा 1 से 5 ये प्रैक्टिस सेट कक्षा 1 से 5, 6 से 8 जिनका एग्ज़ाम 15 तारीख को है, 15/3/2024 को है, और 9 से 10, 11 से 12 वालों का जिनका 16 तारीख को होना था उनका स्थगित हो गया है। इनका एग्ज़ाम अब बाद में जब होना होगा तो नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा। और इसके साथ साथ सीटेट का भी आ गया है। जो लोग अप्लाई करना चाहें सीटेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इस समय सीटेट का एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है। तो हम लोग शुरू करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी तैयारी 3.0 का प्रैक्टिस सेट हम लोग देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? ए ऑप्शन है बैल, बी घोड़ा, सी हाथी और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। जानवर की बात करें तो कौन से जानवर की, पहले तो घोड़ा था। घोड़ा लोगों को परिचित नहीं था, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों को घोड़े से परिचित नहीं थे, परंतु बाद में घोड़े का भी साक्ष्य कुछ जगह मिला है, जिसके कारण अब इस हो गया है कि घोड़े से भी परिचित थे। और इस समय उत्तर जो सही होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे इसका विश्लेषण भी दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल, घोड़ा, हाथी आदि पशुओं के बारे में जानकारी थी। यहाँ तक कि घोड़े का प्रश्न है। प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि सैंधव लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, किंतु लोथल, सुरकोटदा, कालीबंगन आदि स्थलों से घोड़े की मृण मूर्तियाँ, हड्डियाँ, जबड़े आदि के अवशेष मिल जाने के पश्चात अब यह निश्चित हो गया है कि इस पशु से भी सैंधव लोग परिचित थे। ये बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया था और इसमें उत्तर जो माना गया था उसमें घोड़े को माना गया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर बी माना है, अर्थात घोड़े को माना है। परंतु ये उस जगह घोड़े के भी अवशेष मिले हैं, जैसे लोथल, सुरकोटदा, कालीबंगन आदि स्थलों पर घोड़े के भी अवशेष मिले हैं। तो इससे ये हो जाता है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, अर्थात घोड़े से भी परिचित थे। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा इसमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न दिया है, प्रारंभिक वैदिक सभ्यता के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? इसमें अगर ऊपर वाले में अगर पूछ ले, जानवर के स्थान पे पूछ ले, कौन सी धातु से परिचित नहीं थे, अगर धातु पूछ ले, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, तो ये लोग लोहा धातु से परिचित नहीं थे। ये भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? यानी कि मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? ऑप्शन दिया गया है राजगिरी, बी है चंपा और सी वैशाली और पाटलिपुत्र। इसमें से प्रारंभिक की बात करें तो मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी, तो प्रारंभ में इसकी राजधानी राजगिरी थी और बाद में पाटलिपुत्र बनी और उसके बाद भी वैशाली भी बनी थी। तो इसका विश्लेषण हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए सही है। राजगिरी प्रारंभ में राजधानी थी। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगिरी शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। मगध साम्राज्य में आधुनिक पटना, गया तथा शाहाबाद का कुछ हिस्सा पड़ता है। मगध हम लोग जानते हैं बिहार में पड़ता था, आधुनिक पटना, गया और शाहाबाद का कुछ हिस्सा इसमें मगध में पड़ता था। पूरी तरह से बिहार में था मगध। और बिम्बिसार मगध के प्रारंभिक शासक थे बिम्बिसार, जिनका शासन था 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। और उसके बाद बिम्बिसार के पुत्र अजातशत्रु का शासन रहा 492 से 460 ईसा पूर्व के समय। इसकी राजधानी राजगीर या राजगृह थी, यानी प्रारंभिक राजधानी इसकी राजगीर या राजगृह थी। और उसके बाद अजातशत्रु के बाद उदयीन आए
उदयन 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक इनका शासन रहा और इन्होंने राजगृह से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र या कुसुमपुर स्थानांतरित की, यानी पाटलिपुत्र इन्होंने स्थानांतरित कर ली राजगृह से। और फिर इसके बाद में शिशुनाग वंश के शिशुनाग 412 ईसा पूर्व से 392 ईसा पूर्व ने पाटलिपुत्र से राजधानी स्थानांतरित करके वैशाली को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया, किंतु कालांतर में कालाशोक का शासन आया, जिनका शासन काल था 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व। इन्होंने पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित करके कर लिया और मौर्य साम्राज्य तक यही राजधानी बनी रही। मौर्य साम्राज्य तक बाद में राजधानी पाटलिपुत्र ही बनी रही। तो प्रारंभिक राजधानी इसमें क्या था? राजगृह थी। बिंबिसार और अजातशत्रु के शासनकाल तक राजगीर या राजगृह ही मगध की साम्राज्य की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र हुआ, फिर वैशाली हुआ, फिर बाद में फिर पाटलिपुत्र ही हो गया था, फिर पुनः। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फाहियान एक चीनी यात्री था। फाहियान एक चीनी तीर्थ यात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। इन पर विचार करना है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। उपर्युक्त में से कौन सा आवृत्त से कथन सही है? तो इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन दिया हुआ है केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो दोनों, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये भी पूछा जा चुका है, बीपीएससी प्री 2023 में पूछा जा चुका है। इसमें जितने भी प्रश्न का कलेक्शन है वे सारे बीपीएससी के द्वारा पूछे जा चुके हैं। तो इसमें पहला हम लोग देखते हैं, फाहियान एक चीनी यात्री था। फाहियान चीनी यात्री तो था, लेकिन ये हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान नहीं आए थे, बल्कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान आए थे। तो ये पहला ऑप्शन गलत है, पहला गलत है। फाहियान चीनी तीर्थयात्री थे और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान आए थे। ह्वेनसांग की बात करें तो ह्वेनसांग भी एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे, किंतु ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत नहीं आए थे, ये हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान आए थे, इसलिए ये भी गलत है। तो इसमें से जो उत्तर होगा, इसमें डी उत्तर होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका विश्लेषण हम लोग देखते हैं। फाहियान एक चीनी बौद्ध तीर्थयात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था और पाटलिपुत्र शहर में फाहियान ने लगभग 3 साल संस्कृत का अध्ययन किया। ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उसने कश्मीर अर्थात ह्वेनसांग ने कश्मीर, सियालकोट, कन्नौज तथा नालंदा में हीनयान और महायान बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। अतः कोई भी कथन सही नहीं है, इसलिए इसका उत्तर होगा डी, ऑप्शन डी, इन उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, बोधिसत्व पद्मपाणि। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है बाग में, एलोरा में, या अजंता में, या बादामी में। कहाँ पर है? तो बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग अजंता की गुफा में स्थित है। अजंता की गुफा में स्थित है बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग। संस्कृत में पद्मपाणि का शाब्दिक अर्थ कमल धारण करने वाला होता है। और बादामी गुफाओं की बात करें, बादामी में बादामी गुफाएं, बादामी गुफा मंदिर कर्नाटक के उत्तरी भाग में बागलकोट जिले के एक शहर बादामी में स्थित हिंदू और जैन गुफा मंदिरों का एक परिसर है। एलोरा गुफाएं, एलोरा गुफा भी दिया गया है इसमें। एलोरा गुफा की बात करें तो एलोरा गुफाएं, एलोरा दुनिया के सबसे बड़े रॉक कट हिंदू मंदिर गुफा परिसरों में से एक है, जिसमें अर्थात एलोरा की गुफाओं में 600 से 1000 ईस्वी की कलाकृतियां हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्तूप की बात करें तो ये इसमें अवशेष, स्तूप में अवशेष सुरक्षित रखे जाते थे। चैत्य की बात करें तो पूजा स्थल होते थे या मंदिर होते हैं। और बौद्ध या मठ एक ही बात है, तो इसमें बौद्ध भिक्षुओं को रहने का स्थान होता था जहाँ पे गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन दिया हुआ है आजीविका संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, या बौद्ध धर्म से, या शैव संप्रदाय से। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप होता था गौतम बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित
रखा जाता था उनके शरीर के अवशेष को। और चैत्य का होता था मंदिर या प्रार्थना स्थल होता था जहाँ पे प्रार्थना किया जाता है। और विहार या मठ होता था जहाँ पे गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे या बौद्ध भिक्षु वहाँ पे निवास करते थे। तो इसका हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म सही है। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म की धार्मिक वास्तुकला भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई थी। शुरुआती बौद्ध धर्म के धार्मिक वास्तुकला से निम्न प्रकार के ढांचे जुड़े हुए हैं। मठ या विहार, मठ या विहार की हम लोग बात किए। अवशेष, अवशेष अर्थात स्तूप। मंदिर या प्रार्थना कक्ष को चैत्य कहते हैं एवं स्तंभ। चैत्य बौद्ध पूजा स्थल है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है होता है। स्तूपों के निर्माण का उद्देश्य गौतम बुद्ध के अवशेषों की पूजा व सुरक्षा थी। बौद्ध मठ अर्थात या विहार का तात्पर्य उस जगह से है जहाँ बौद्ध धर्म के गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा, उपदेश आदि देते थे। बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर, बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो बोध गया में स्थित है। तो बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर बौद्ध मठ का एक उदाहरण है। तो इस हिसाब से इसमें कौन सा सही है? तो भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण का संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो बौद्ध धर्म से है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? ऑप्शन दिया हुआ है ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान या निम्न गंगा का मैदान या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये भी पूछा गया था बीपीएससी टीआरई 2.0 में, इसका पेपर हुआ था 10/12/2023 में। पेपर थर्ड में ये पूछा गया था, ये प्रश्न आया था कि मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? तो मगध की बात करें तो मगध और जैन ये बिहार का हिस्सा है और बिहार जो आता है मध्य गंगा का मैदानी भाग पूरा है। तो इस हिसाब से जो सही होगा ऑप्शन बी सही होगा। विश्लेषण हम लोग देखते हैं। मध्य गंगा का मैदान पूर्वी उत्तर प्रदेश और संपूर्ण बिहार तक विस्तृत है। मध्य गंगा का मैदान जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश और संपूर्ण बिहार तक विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई, इस मैदान की औसत ऊंचाई 50 से लेकर के 100 मीटर तक है। मगध एवं अंग मध्य गंगा मैदान में स्थित है। मध्य गंगा का मैदान कृषि के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन यही सी सही होगा, मध्य गंगा का मैदान। अगला हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? ऑप्शन ए दिया है नालंदा, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, सी तक्षशिला, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। एपी बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पेपर सेकंड में शिफ्ट 2 में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे इस विद्यालय में? इसका हम लोग देखते हैं विश्लेषण। कौटिल्य जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री, दार्शनिक और राजनीतिक सलाहकार थे। यह प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि तक्षशिला विद्यालय में, प्राचीन तक्षशिला विद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे और जो विश्व के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक था और प्राचीन भारत में शिक्षा का केंद्र था। तो कौटिल्य या चाणक्य जिनका नाम था, ये राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक कहाँ थे? तो तक्षशिला विद्यालय में थे। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, तक्षशिला। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के पास, गुप्त राजा के पास एक मशीनरी भेजा था? फिर से प्रश्न पढ़ते हैं। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मशीनरी भेजा था? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या इनमें से कोई नहीं। ये भी बीपीएससी प्री में पूछा जा चुका है 2023 में। तो विश्लेषण देखते हैं इसका। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए गुप्त शासक समुद्रगुप्त के पास एक मशीनरी भेजा था। तो
तो इसका ऑप्शन बी सही है, समुद्रगुप्त। श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए गुप्त शासक समुद्रगुप्त को मशीनरी भेजा था। ऑप्शन बी सही है, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? ये भी बीपीएससी प्री में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है इसमें कौटिल्य, कामंदक, चरक या इनमें से कोई नहीं। इसकी बात करें तो राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार के लेखक कामंदक हैं और यह पुस्तक कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है। इसमें प्राचीन भारत के राजनीति, कूटनीति और राजकीय परिदृश्य का वर्णन किया गया है। यह पुस्तक गुप्त काल में लिखी गई थी। यह पुस्तक गुप्त काल में लिखी गई थी और कौन लिखा था? इसके लेखक हैं कामंदक। तो प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई है राजनीति की? तो ये कामंदक द्वारा लिखी गई है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में है चरक, ब्रह्मगुप्त, बारामीर, विशाखदत्त। सूची 2 है गणित, चिकित्सा, नाटककार, ज्योतिष। तो इसमें बात करें तो चरक की बात करें, चरक को सब लोग हम जानते हैं कि चरक एक वैद्य से थे। तो वैद्य चरक किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। हम लोग चाहें तो एक पता है तो देख लेते हैं हम, पहले का 1 और 2 किस में है? 1 और 2 देखते हैं हम लोग तो ए में है। और देख लेते हैं ए पहले का दूसरा किसी में है तो किसी में नहीं है। तो सीधे सीधे यही ऑप्शन हो जा रहा है। एक हमको पता है तो इस तरह से हम लोगों को पता हो सकता है। आगे हम लोग ब्रह्मगुप्त की बात करें तो ब्रह्मगुप्त क्या थे? गणितज्ञ थे, तो ये गणित से संबंधित हैं। बारामीर क्या थे? बारामीर को हम लोग जानते हैं, ये लोग ज्योतिष थे। बारामीर ज्योतिष थे, तो ज्योतिषाचार्य थे, तो ज्योतिष से संबंधित है। और विशाखदत्त का नाटक हम लोग जानते हैं, विशाखदत्त के बहुत सारे नाटक हैं, तो ये नाटककार थे, नाटककार से संबंधित हैं। तो इस तरह से ए का दूसरा और बी का पहला और सी का चौथा और डी का तीसरा, इस प्रकार से ऑप्शन ए इसमें सही है। आंसर भी दिया गया है। चरक किससे संबंधित है? चिकित्सा से, ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित है, बारामीर ज्योतिष से संबंधित है और विशाखदत्त नाटककार से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य। ऑप्शन सी है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य। और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये भी बीपीएससी टीचर 2023 में पूछा जा चुका है। तो दक्षिणापथ की अगर बात करें, दक्षिणापथ हम लोग ये एनसीईआरटी में पढ़े थे। दक्षिणापथ किसे कहा जाता है? तो दक्षिणापथ ऐसे पथ को कहा जाता था जो दक्षिण की ओर जाने वाले मार्ग को दक्षिणापथ कहा जाता था। और ऐसे मार्गों पर शासक, वहाँ के शासक कब्जा करने की होड़ में लगे रहते थे। क्यों होड़ में लगे रहते थे? क्योंकि दक्षिणापथ पर जाने वाले पथिकों से, राहगीरों से इनको कर मिलता था और उपहार मिलता था, इसलिए ये लोग इस रास्ते पर कब्जा करने की होड़ में लगे रहते थे। और इसके बदले में, कर या उपहार के बदले में, राहगीरों को ये लोग लुटेरों से उनकी सुरक्षा करते थे। तो इसका विश्लेषण देख लेते हैं हम लोग। भारतीय इतिहास में दक्षिणापथ क्षेत्र के तहत विंध्य पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी एवं कावेरी नदी तक के क्षेत्रफल को शामिल किया गया है। यानी कृष्णा नदी से लेकर के कावेरी नदी तक के, विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी एवं कावेरी नदी तक के क्षेत्रफल को शामिल किया गया है दक्षिणापथ में। और इसमें सतपुड़ा से नीलगिरी पर्वत श्रेणी का क्षेत्र भी शामिल है। अतः उपर्युक्त में से एक से अधिक विकल्प सही होंगे। इस प्रकार विकल्प डी अभिष्ट उत्तर होगा। यानी कि दक्षिणापथ की बात करें तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य से रास्ता जो जाता है वो भी दक्षिणापथ है, दक्षिण की ओर जाता है। और विंध्य पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य का क्षेत्र भी जाता है। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य भी जो से होते हुए जो दक्षिण की ओर रास्ता जाता है वो भी दक्षिणापथ कहलाता है। इस प्रकार से उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसने भारत में फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की? निम्न इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की? तो ऑप्शन ए दिया है फिरोज शाह तुगलक ने, या अलाउद्दीन खिलजी ने, या बलबन ने, या इल्तुतमिश ने। यह भी बीपीएससी प्री में पूछा जा चुका है। तो भारत में फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत किसने की? बलबन पहला सुल्तान था जिसने भारत में फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की। बलबन फारसी संस्कृत और परंपराओं के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाता है। बलबन ने अपने दरबार में गैर इस्लामी प्रथा सिजदा तथा पाबोस प्रथा को शुरू किया। तो फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत भारत में किसने की? तो बलबन ने की। और इसी के साथ साथ एक प्रथा सिजदा और पाबोस प्रथा की भी शुरुआत बलबन ने किया था। ये भी याद रखिएगा, सिजदा तथा पाबोस प्रथा की शुरुआत किसने की है? तो बलबन ने सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत किया अपने दरबार में। सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत किया और इसके साथ साथ फारसी त्योहार नवरोज की भी शुरुआत बलबन ने ही की थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आए थे प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता थे, इनका नाम था इब्न बतूता। ये किस देश के थे? ऑप्शन है अफगानिस्तान के, या मोरक्को के, या इराक के, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या इन उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये भी बीपीएससी टीचर में पूछा जा चुका है 2023 में। तो सल्तनत कालीन तुगलक वंशी शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत प्रसिद्ध खोजकर्ता एवं यात्री इब्न बतूता अफ्रीका उपमहाद्वीप के मोरक्को देश का निवासी था और वह मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत के सिंध प्रांत में वर्ष 1333 में पहुंचा। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल रहा और इन्होंने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या जज नियुक्त किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या जज भी नियुक्त किया था और इन्हीं के समय में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आए थे इब्न बतूता और ये अफ्रीका के मोरक्को देश से आए थे, अफ्रीका उपमहाद्वीप के मोरक्को देश से आए थे। तो इसका ऑप्शन बी सही है, मोरक्को। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। मैथिली भाषा का विकास। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? ऑप्शन ए है चेरो राजवंश, ऑप्शन बी है आइनीवार राजवंश, ऑप्शन सी है कर्नाट राजवंश, ऑप्शन डी है पिथिपति। ये भी बीपीएससी प्री 2023 में पूछा जा चुका है। तो इसमें डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा ने मैथिली के विकास की सबसे अच्छी अवधि 1206 से 1526 ईस्वी बताया है। इसी काल में ज्योतिश्वर और विद्यापति द्वारा मैथिली भाषा में सर्वश्रेष्ठ रचनाएं की गई थी। इस दौरान मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश या सिमराव वंश का शासन 1097 ईस्वी से 1325 ईस्वी का शासन रहा। तो कर्नाट वंश के दौरान मैथिली भाषा का सबसे ज़्यादा विकास हुआ। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, कर्नाट वंश। मैथिली भाषा का विकास कर्नाट वंश के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। नागपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? नागपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? ऑप्शन दिया गया है उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्व भारत में, या पश्चिम भारत में। तो ये बीपीएससी प्री में 2023 में पूछा जा चुका है। ये प्रश्न आ सकता है टीआरई 3.0 में। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, उत्तर भारत में। उत्तर भारत में सही है ऑप्शन ए। तो नागपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। नागपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में
लोकप्रिय बनाया। नागपंथी सिद्ध और योगी दुनिया के त्याग में विश्वास करते थे। उन्होंने पारंपरिक धर्म और सामाजिक व्यवस्था के अनुष्ठान और अन्य पहलुओं की आलोचना की। उनके अनुसार निराकार परमात्मा का ध्यान तथा उनके साथ एक हो जाने का एहसास मुक्ति का मार्ग है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन दिया है ईश्वर दास नागर, बी है भीमसेन, सी हरिदास, डी इनमें से कोई नहीं। ये भी बीपीएससी प्री 2023 में पूछा जा चुका है। तो फुतुहात ए आलमगीरी ईश्वर दास नागर द्वारा लिखी गई थी। इसमें 1698 ईस्वी तक के औरंगजेब के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल हैं। तो फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ईश्वर दास नागर द्वारा लिखी गई है फुतुहात ए आलमगीरी। और इसमें 1698 ईस्वी तक के औरंगजेब के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का अर्थात मक्का का द्वार कहा जाता था? निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था? पहला है कालीकट, दूसरा सूरत, सी है कैम्बे, डी है ब्रोंज। ये भी बीपीएससी प्री 2023 में पूछा जा चुका है। तो सूरत बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का अर्थात मक्का का द्वार कहा जाता था, क्योंकि मक्का की तीर्थ यात्रा सूरत से शुरू होती थी। और सूरत गुजरात का प्रमुख शहर है। सूरत अपने वस्त्रों के लिए जाना जाता है। मध्यकाल के दौरान यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इसे पश्चिमी एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। सूरत को पश्चिम एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। और इस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का अर्थात मक्का का द्वार भी कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, सूरत बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का अर्थात मक्का का द्वार भी कहा जाता है और इसे पश्चिम एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण पहला दिया हुआ है उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। दूसरा दिया हुआ है क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। तीसरा दिया है प्रदेश में तैमूरिड यानी कि तैमूरलंग राजवंश की स्थापना हुई। चौथा है युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए दिया हुआ है केवल 1 और 2, बी है 1, 2 और 3, सी है 3 और 4, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये भी बीपीएससी प्री 2023 में पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 3 और 4। बाबर के आगमन के कारण भारत में तैमूर वंश की स्थापना हुई एवं युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद तुर्कों द्वारा मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद प्रचलन में आए। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को मध्य एशिया के फरगना नामक स्थान पर हुआ था। बाबर ने काबुल पर अधिकार करने के बाद भारत पर 4 आरंभिक आक्रमण किए। तो इसमें बाबर के आगमन के कारण प्रदेश में तैमूरिड यानी तैमूर वंश का राजवंश की स्थापना हुई और युद्धों में तोपों की शुरुआत हुई। हम लोग जानते हैं सबसे पहले युद्धों में तोपों का प्रयोग करने वाले बाबर ही थे। 1526 ईस्वी में बाबर ने तोपों का इस्तेमाल किया था इब्राहिम लोदी के खिलाफ पानीपत के प्रथम युद्ध में। अगला हम लोग देखते हैं, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थी
अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थी? ऑप्शन ए है गुप्त प्रशासन में, बी है चोल प्रशासन में, सी है मराठा प्रशासन में, डी है विजयनगर प्रशासन में। ये भी बीपीएससी प्री 2023 में पूछा जा चुका है। तो मराठा प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, जिसे अष्टप्रधान परिषद कहा जाता था। अष्टप्रधान परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख था। वह शिवाजी द्वारा नियुक्त होता था एवं अपने कार्यों के प्रति वह शिवाजी के प्रति उत्तरदायी था। ये मंत्री शिवाजी के उच्च सचिव के समान थे, लेकिन शिवाजी मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए बाध्य नहीं थे। शिवाजी ने किसी भी मंत्री के पद को अनुवांशिक नहीं होने दिया। शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद निम्न थे। पेशवा अथवा मुख्य प्रधान राजा का प्रधानमंत्री होता था। अमात्य या पंत अथवा मजमुआदार वित्त एवं राजस्व मंत्री होता था। और वाकिया नवीस अर्थात मंत्री वर्तमान गृह मंत्री होता था उस समय। सुमंत सुमंत या दबीर वर्तमान विदेश मंत्री होते थे। सचिव तुरुनवीस या चिटनीस राजकीय पत्र व्यवहारक होते थे। सेनापति या सरे नौबत और न्यायाधीश 7वां थे न्यायाधीश, ये मुख्य न्यायाधीश होते थे। और 8वां थे पंडित राव या सद्र, ये धार्मिक कार्यों के लिए होते थे। तो इसमें मराठा प्रशासन अष्टप्रधान हम लोग जानते हैं शिवाजी से संबंधित है, शिवाजी के शासनकाल में थे और शिवाजी मराठा प्रशासन में थे, मराठा की स्थापना किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थी तो मराठा प्रशासन में थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब यहाँ से हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसके पार्ट 2 में पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से आधुनिक भारत के इतिहास से। यहाँ से हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। यदि आप लोग पहली बार आए हैं और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये सारे प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न हैं जो बीपीएससी के द्वारा पूछे जा चुके हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम करा रहे हैं क्योंकि समय नहीं बचा है। 15 तारीख को ही पेपर है, एडमिट कार्ड भी आ गया है। इसका एक बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं हम लोग। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार और टेक केयर।